स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये टेस्ट नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 81 अगर आप निकाल लीजिए, आपका पीडीएफ आपके पास अगर है तो, और नहीं है तो 81 से लेकर के 100 तक जो है साइंस का पीडीएफ होता है। और इससे पहले जो है और भी टेस्ट सीरीज जो है जेएसएससी के लिए स्पेशली जो है उसको हम लोग लेकर के आए हैं, वो ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 11th नंबर का टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन इससे पहले का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी क्वेश्चंस को जो है बार बार रिपीट नहीं किया जाता, तो इससे आपका टाइम बचेगा। और जो लोग पहले से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं और इस वीडियो को आप बाद में देखते हैं तो 2x 1.5x में भी करके देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है और निश्चिंत रहिए, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया जाता। जो क्वेश्चन रिपीटेड रहता है उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका 81 जो है आपके सामने है। यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, और सबसे अच्छा तरीका इस टाइप का क्वेश्चन को टैकल करने का कि प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है और उसका जो ऑप्शंस पूछा गया है उस ऑप्शंस और उस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से कर लिया जाए, उसी से सारा क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। सबसे पहला जो फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा हमको पता है, सिग्नो मैनोमीटर, सिग्नो मैनोमीटर, ये सबको पता है कि इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि सबका यूज किसके लिए करते हैं। जैसे टैकोमीटर, गाड़ी वगैरह का जब हम लोग देखते हैं आरपीएम हो गया, ठीक है ना, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, जब शाफ्ट वगैरह घूमता है, पंखा वगैरह घूमता है तो कितना तेज घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो उसका घूमने का गति को नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे एक्टीमीटर बोल देगा, स्पेलिंग गलत है, एक्टिवेटर लिखा हुआ है, एक्टीमीटर है ये। एक्टीमीटर का हम लोग असल में इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज का जो है मोशन को पता लगाने के लिए। जैसे कोई हलचल हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई रुका हुआ है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, इसको नापने के लिए, इसको पता लगाने के लिए एक्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर और मैनोमीटर में बताए थे लास्ट टाइम, फिर से कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मैनोमीटर और बैरोमीटर का इस्तेमाल में थोड़ा सा अंतर है। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग जो वातावरण है उसका दाब को मापने के लिए करते हैं। वातावरण का दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को नापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बैरोमीटर। लेकिन अगर हमको किसी पर्टिकुलर एक फ्लूइड का, जैसे कि पानी का कोई द्रव हो गया, ठीक है ना, या कोई गैस, सॉलिड का नहीं, सॉलिड का प्रेशर नहीं निकल सकता, ठीक है, कोई भी द्रव हो गया, कोई भी गैस हो गया, इसका जब हमको दाब नापना होता है तब हमको बैरोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मैनोमीटर का। तब इस्तेमाल किसका करते हैं, मैनोमीटर का। कल भी हम बताए थे, ठीक है ना, बहुत से लोगों को कल भी बताए होंगे। कल का आंसर और आज का आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, आंसर में डिफरेंस नहीं है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है, फ्लूइड जो है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, फ्लूइड हम लोग यही समझते हैं कि जो तरल होता है केमिस्ट्री में उसी को फ्लूइड समझते हैं। लेकिन फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स से अलग टाइप का मतलब विषय हो गया। इसमें गैस को भी फ्लूइड की तरह माना जाता है, ठीक है ना, गैस को भी फ्लूइड की तरह माना जाता है और पानी तो फ्लूइड है ही। तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब कोई फ्लूइड, फ्लूइड शब्द जैसे ही आ गया, ठीक है ना, चाहे वो पानी हो चाहे वो हवा हो, इसका अगर हमको नापना पड़े, इसका भी कभी भी अगर इसका दाब नापना पड़े तब हमको निसंकोच मैनोमीटर ऑप्शन में मारना है। लेकिन अगर केवल और केवल हवा या वायुमंडलीय दाब नापना है तो बैरोमीटर। अब हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप फंस सकते। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि इस इनमें से वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ भी है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या करेंगे सर, तब आप क्या करेंगे, आप चुपचाप से बैरोमीटर को चुन लेंगे। क्यों चुन लेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब से बैरोमीटर को कब इस्तेमाल करके नाप सकते हैं, मैनोमीटर का भी नाप सकते हैं, लेकिन ज्यादा उपयुक्त वहां पे क्या है, वहां पे ज्यादा उपयुक्त बैरोमीटर है। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन रहता ही नहीं बैरोमीटर, मैनोमीटर चुनना रहता तो उसको टिक मार देते। लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन चुनने को दे दिया जाए कि मैनोमीटर जो है इसमें से क्या चीज को नापता है, वायुमंडलीय दाब या कोई भी द्रव का दाब, तो तब ज्यादा सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी द्रव या फ्लूइड का क्या होता है, दाब। और फ्लूइड वहां पे लिक्विड, जैसे पानी हो गया उसको भी फ्लूइड मान लिया जाता है, और फिजिक्स में गैस को भी फ्लूइड मान लिया जाता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जिसको क्वेश्चन जब कीजिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे पढ़ते रहिएगा तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो कल का जो एक्सप्लेनेशन था टेस्ट नंबर 10 में, वहां पे भी एक एक्सप्लेनेशन दिए थे, और आज भी जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर निकल के आता है वो कितना होता है, सबको पता है 120/80,
और इसको जो नापते 120/80 किस में रहता है, तो mm ऑफ Hg किसका इस्तेमाल करते हैं, पारा का। और पारा का इस्तेमाल करते हैं तो पारा से रिलेटेड एक दो फैक्ट और हम लोग को पता होना चाहिए कि पारा का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है। तो पारा का इस्तेमाल कोई भी प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। उसके अलावा पारा कैसा होता है, तरल होता है, पानी की तरह दिखता है। कैसा होता है, पानी की तरह होता है, लेकिन ग्रे कलर का दिखता है, ठीक है। और इसका कुछ खासियत, तो पॉइजनस होता है। और इसके अलावा इसका कोई और खासियत अगर आपको जानना हो तो पारा से कभी भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो अमलगम बनता है। क्या बनता है, अमलगम, अमलगम। तो ये सारा चीज जो है हम लोग आगे चैप्टर में जो है कवर करेंगे। इसके अलावा जो 120/80 जो है ये ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल इंसान जो रहता है उसका रहता है, लेकिन कोई कोई एथलीट है, यानी कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एथलेटिक्स करता है, रनिंग करता है और बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलता है, तो ये देखा जाता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पीपल से क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट को भी याद रखना है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका लंग्स का साइज क्या हो जाता है, एक्सरसाइज करने के कारण सांस लेना छोड़ना बहुत ज्यादा करता है, उस वजह से उसका लंग्स का साइज क्या हो जाता है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा बड़ा हो सकता है और ज्यादा हवा जो है वो स्टोर कर सकता है। यही रीजन है कि क्या होता है कि जब वो एक बार सांस लेता है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, इसलिए उसका हार्ट को धड़कना कम पड़ता है। और इसीलिए वो क्या होता है, एक तरीके से समझो कि इंसान जो है जो एथलेटिक्स बन जाता है वो माइलेज ज्यादा देता है। हाँ, मतलब सरकास्टिकली बोल रहे हैं एक तरीके से, तो समझो कि कम ही सांस ले रहा है लेकिन उसका एफिशिएंसी एनर्जी प्रोड्यूस करने का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए योगा वगैरह करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है, और इस पे और भी क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है आपका एग्जाम का तैयारी के लिए। आप देखिए इसमें बोल रहा है कि चांद में वायुमंडल ये नहीं है, इसका कारण क्या है, तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं सर वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अरे भैया गुरुत्वाकर्षण बल है, चांद में गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन बोलता है नहीं है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि चांद में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। चांद में गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम पूरा बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कैसे बदलता है। पृथ्वी के केंद्र में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और पृथ्वी अगर मौजूदा समय से 17 गुना ज्यादा तेज अगर घूमने लगेगा तो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब भूकंप आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, हल्का सा घटता है कि बढ़ता है, हल्का सा बढ़ जाता है। सारा कुछ बताए थे। जब लिफ्ट से ऊपर या नीचे जब जाते हैं तो उस समय का भी बताए थे, फ्री फॉल का भी बताए थे, सारा बताया पूरा वीडियो में, पीछे जाकर के आप देख सकते हो। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात यहां पे बस याद रखना है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल होता है लेकिन पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए, चंद्रमा में तो गुरुत्वाकर्षण बल था, फिर भी वहां से गैस क्यों निकल गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम था। ये कोई सही जवाब नहीं है। तो इसका सही जवाब कहां मिलता है, ऑप्शन देखिए। बोलता है कि ये पृथ्वी से निकट है, तो पृथ्वी से निकट है तो गैस क्यों नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। चलिए अगला बोल रहा है सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। हाँ भाई ठीक है, प्रकाश प्राप्त होता है, इससे क्या मतलब है, ये तो वही बात हो गया कि तुमको बोले पानी ले आओ और तुम मेरे को बोल रहे हो कि खाना खाओगे, हमको पानी ला दो, तो तुम यस और नो बोलोगे ना, नहीं हम पानी नहीं ला सकते, यहाँ ला दे रहे या थोड़ा देर में ला देंगे। हम तुमसे पूछ रहे कुछ और जवाब तुम कुछ और दे रहे हो, तो क्या ये स्टेटमेंट कहीं से भी उपयुक्त है, नहीं है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या वो कह रहा है। अगला स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट नंबर सी बोलता है इट ऑर्बिट द अर्थ, ये भी सही जवाब नहीं है। अगला बोल रहा है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, जो होता है वो लेस देन स्क्वायर मीन और मीन ओरिजिनल वेलोसिटी से स्क्वायर मीन से कम होता है, इसीलिए। तो इसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है, देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग बार बार पढ़े थे कि मान लीजिए पृथ्वी में, समझिएगा पृथ्वी में जो एस्केप वेलोसिटी हो कितना है, कॉमन सेंस का बात समझिएगा। मान लीजिए हम लोग एक गेंद लिए, गेंद लेने के बाद एक इंसान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के गेंद को आसमान में फेंका, बहुत ताकत से फेंकेगा तो भी कुछ ऊपर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वापस क्या होगा, पृथ्वी में गिरेगा। और जोर से फेंकेगा, और जोर से फेंकेगा, एक समय आएगा जब वो उस गेंद को फेंकता है या कोई भी चीज को फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पे नहीं गिरेगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पृथ्वी के लिए वो कितना है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी तरीके से कोई इंसान, जो कि संभव नहीं है, कोई मशीन या किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का गति से अगर किसी चीज को ऊपर आसमान की ओर फेंक दिए पृथ्वी से खड़े होकर के,
तो हमेशा के लिए क्या होगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन चंद्रमा में जब हम जाते हैं तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है यानी मास जो है वो कम है। उस वजह से क्या होता है कि वहां का जो एस्केप वेलोसिटी है, वहां पे जो एस्केप वेलोसिटी यानी कोई भी चीज में अगर एनर्जी हो बाहर की ओर निकलने का, तो वो आसानी से पृथ्वी की तुलना में निकल सकता है। अब बोलिएगा सर कि एनर्जी वहां पे कहां से आ गया, तो गैस जो है वायुमंडल में जो गैस घूम रहा है, ये सब गैस के पास क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो है लेकर के गैस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है रैंडम मोशन में, हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है, इस तरीके से। लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। यानी गैस को यहां से निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। वो क्या है, वो फोर्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उसको एस्केप करना क्या है, पृथ्वी से मुश्किल है। लेकिन चांद में क्या बताए, पृथ्वी की तुलना में आकार छोटा, हर एक चीज छोटा, जिस वजह से उसको एस्केप करना क्या है, आसान है। तो एक तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी क्या है, कम है। आगे आगे चल करके आपको आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आखिर आप ये बताइए कि जो एस्केप वेलोसिटी आप बार बार बोल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी नोट कीजिए, ये डिपेंड किस में करता है, तो रूट अंडर 2 जी एम और आर, जहां पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका यूनिट क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान। आर क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ मून। तो इस चीज को याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी का मास से क्या संबंध होता है, तो स्क्वायर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। बोलेगा एस्केप वेलोसिटी जो होता है, ये वी एस्केप नहीं है, ये एस्केप ऐसे लिखा हुआ है, एस्केप वेलोसिटी को इस तरीके से वी इस तरीके से दिखाइए एस्केप वेलोसिटी। एम जो हो गया उससे डायरेक्ट संबंध कैसे, आर से संबंध कैसे, सब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस को कर लिए होंगे, आई होप। चलिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछेगा कुछ इसमें, तो ऐसा इसमें एज सच कुछ पूछने वाला चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ये बोल रहा है लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का लेंथ क्या होता है। तो हम लोग जब विद्युत चुंबकीय जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा ये स्पेक्ट्रम पढ़े थे, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, गामा रे का, गामा रेस का। गामा के रे के नीचे कौन था, एक्स रे था, एक्स रे के नीचे कौन था, यूवी रे, यूवी के बाद उसके बाद विजिबल था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे विजिबल और हिंदी में बोलते थे दृश्य, और यूवी को बोलते थे पाराबैंगनी। इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताए हैं, और नहीं बताए हैं तो आगे वाले क्लास में बताएंगे, अभी नहीं जाना है, ठीक है ना, अभी हम लोग भटक जाएंगे टॉपिक से। तो याद रखना है विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो होता है 390 से लेकर के 780। अब इसमें आप लोग फंसिएगा ये कि बहुत जगह क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी में 38 में 380 भी दिया हुआ है, 380 से लेकर के 760 भी दिया हुआ है, कहीं पर 390 से लेकर के 700 भी दिया हुआ है, कहीं पर 390 से लेकर के 780 भी दिया हुआ है, कहीं पर आपका 400 से लेकर के 700 भी दिया हुआ है, कहीं पर आपका 400 से लेकर के 780 भी दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर हम करेंगे क्या, वहां पे जो सबसे अप्रोप्रिएट मिलेगा, जो ज्यादा सही मिलेगा, ज्यादा सटीक मिलेगा, और इसमें से ज्यादा सही ये वाला रेंज है 390 से लेकर के 780 वाला, और सबका यूनिट क्या होगा, एन में, यानी कि अगर हम देखेंगे तो नैनोमीटर में। अगर यही चीज को एंस्ट्रम में ले लेंगे, वो भी अभी बताएंगे, एंस्ट्रम में ले लेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देखिएगा तो देख करके आपको समझ में आ जाएगा सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी ऐसा नहीं देगा कि सब ऑप्शन इसी को बना करके दे, इतना क्लोज वाला ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आपको ये मान के चलना है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में के हिसाब से आपको यही मान के चलना है। और ये नैनोमीटर में है, ये यूनिट देखिएगा ध्यान से, ये नैनोमीटर में। अगर ये एंस्ट्रम में रहा, बहुत बार हम क्लास में भी बताए हैं, और कभी कभी जल्दी में भी जो है ये मिस्टेक हो जाता है, बहुत बार क्लास में भी हम बोल देते हैं कुछ, लेकिन उसका मतलब मेरा मतलब होता है कुछ और, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, इसको देख लेना है, ठीक है ना। एंस्ट्रम में अगर पूछा रहे तो ऑप्शन के हिसाब से ये मारिएगा, और अगर नैनोमीटर में दिया रहे तो ये मारिएगा।
अब बोलिएगा सर एंगस्ट्रम क्या होता है, तो एंगस्ट्रम बताए थे 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर रहता है, 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये सारा छोटा छोटा चीज है जिसपे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। और जो क्वेश्चंस रहा करे आपके पास उसको कमेंट में पूछ लिया कीजिए, अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। इसी में से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी में से सारा क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर समय कम है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, कोई भी चीज जो है ओपेक होता है, ओपेक होता है इसका मतलब कि प्रकाश जो होता है उससे आर पार नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ओपेक। फिर एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अर्ध पारदर्शी, यानी पारदर्शी है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट। और एक होता है ट्रांसपेरेंट, जो पूरी तरीके से प्रकाश को आर पार होने देता है, जैसे शीशा। लेकिन अगर शीशा में थोड़ा सा हल्का ब्राउन टाइप का जो शीशा आता है वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। और ओपेक हो गया मतलब कि उसमें जो शीशा था उसमें आप ब्लैक चार्ट पेपर लगा दीजिए, ब्लैक चार्ट पेपर लगा दिया तो लाइट आर पार नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक। तो बोल रहा है कि कोई भी कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर किस वजह से दिखता है, तो हमेशा याद रखना है रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, पता नहीं आप लोग इस पे कभी ध्यान दिए कि नहीं, एनसीईआरटी में भी ये चीज दिया हुआ है कि जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है, कि जो परावर्तित होता है क्या है कि मान लीजिए प्रकाश की तरंग आई, प्रकाश विजिबल लाइट वाला आया, इस सतह से टकराया, ठीक है, इस सतह से टकराया, इसके पार नहीं जा सकता है प्रकाश, इसके पार नहीं जा सकता मेरे हाथ, क्यों, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। प्रकाश टकराया, टकराने के बाद कुछ प्रकाश इसमें अवशोषित हो जाएगा, प्रकाश की सादा रंग है, सादा रंग के अंदर बहुत सारा रंग है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, नारंगी है, बैगनी है, पीला है, हरा, सब तरह का रंग है। अब जो रंग को अवशोषित होना था हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा फोन ही पकड़ लीजिए, ठीक है ना, फोन देख लीजिए ब्लू रंग का दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये कैसा ओपेक है, प्रकाश यहाँ से यहाँ पार हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, ओपेक है, बंद है। अब प्रकाश की किरण आया और इससे क्या हुआ, टकराया, जैसे इससे मेरा टकराया प्रकाश की किरणें, तो कुछ किरणें जो है टकराने के बाद इसके अंदर अवशोषित हो गई, और कुछ किरणें जो है टकराने के बाद क्या हुई, परावर्तित हुई, परावर्तित होकर के क्या हुआ, मेरा आंख तक आया और इसी वजह से मेरा कलर दिखा। तो जो प्रकाश की तरंगे परावर्तित हो गई उसकी वजह से कलर दिख रहा है, तो इसमें ब्लू रंग जो है परावर्तित हो रहा है, तो आंख में क्या दिख रहा है कि ये ब्लू रंग जो है परावर्तित, बाकी सारा का सारा रंग क्या हो गया, अवशोषित हो गया। इसी चीज को कभी कभी हम लोग बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ कलर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ कलर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा शब्द है जिसको पकड़ के रखिएगा, कि जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा डल है, तो अगर ऐसा ऐसा हो जाए कि जो व्हाइट लाइट आप उसमें से मारे, व्हाइट लाइट मारिए कभी ओपेक ऑब्जेक्ट में, सादा लाइट में मारिए, कुछ उसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो थोड़ा सा डल हो जाता है, डल मतलब उतना ही नहीं चमकेगा, उतना ही नहीं दिखेगा लाइट, क्यों, क्योंकि कुछ लाइट अवशोषित हो गया और कुछ परावर्तित हुआ। तो जो अवशोषित हो गया वो तो घट गया ना टोटल ओवरऑल से, क्योंकि उतना लाइट को जो है वो क्या कर लिया, अपने अंदर समा ले रहा है, और कुछ ही हिस्सा जो है बाहर दे रहा है। तो जो हिस्सा समा लिया और समाने के बाद कुछ हिस्सा बाहर दे रहा है, उसी फिनोमिना को सब्सट्रैक्शन ऑफ कलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से रंग जो है थोड़ा सा फीका भी दिखता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज था, इसको चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 में, क्या बोल रहा है, परमाणु बम का कार्य सिद्धांत क्या होता है। एक होता है देखिए नाभिक के संलयन और एक होता है नाभिक के विखंडन। संलयन मतलब क्या होता है कि दो छोटे छोटे अणु को आपस में जब मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक बड़ा अणु बनता है, उसको बोलते हैं नाभिक संलयन। और दूसरा होता है नाभिक विखंडन, उसमें क्या होता है, एक बड़ा, दो बड़ा या एक बड़ा नाभिक है और वो क्या है, बहुत अनस्टेबल है, ठीक है ना, उसका स्थिरता बहुत खराब है, और उस वजह से क्या किए, उसको तोड़ दिए हम, जैसे ही तोड़ दिए तो एक बड़ा नाभिक को तोड़ करके दो छोटा छोटा नाभिक में परिवर्तित कर दिए, तो इसको क्या कर दिए, नाभिक विखंडन। तो नाभिक संलयन और एक होता है नाभिक विखंडन। तो नाभिक संलयन में क्या हुआ, दो छोटे छोटे को जोड़ करके बड़ा बनाया, और विखंडन में बड़ा वाला को तोड़ करके दो छोटा छोटा बनाया, इसी में हमारा परमाणु ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। तो नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन। संलयन किस में होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। वो किस में होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में। वो किस में होता है, सूरज में। तो सूरज में क्या हो रहा है, तो सूरज में आपसे कभी पूछेगा क्या होगा, लिख लीजिए, सूरज में क्या हो रहा है, नाभिक संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब कि क्या होता है, नाभिक संलयन। अब बोलिएगा सर नाभिक विखंडन क्या होता है। नाभिक विखंडन होता है आपका एटम बम, जिसको हम लोग परमाणु बम बोलते हैं। उसके अलावा नाभिक भट्टी, जिसको हम लोग एटॉमिक प्लांट बोलते हैं, इसमें होता है। अब यहीं पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि
एक बात बताइए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम, क्या 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 स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो समझाओ। बोल रहा है कि जिस तरीके से परमाणु बम में क्या होता है कि नाभिक विखंडन होता है, एक बड़ा परमाणु टूट करके दो छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं में बदल जाता है या अणुओं में बदल जाता है, और इसमें इस्तेमाल किसका किया जाता है? यूरेनियम का। अब बोल रहा है कि जो परमाणु संलयन होता है, नाभिक संलयन होता है, उसमें कैसे हम लोग करते हैं, उसमें क्या ऐसा करते हैं? तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि जो ड्यूटेरियम होता है इसका नाभिक संलयन करते हैं। दो ड्यूटेरियम यानी कि ड्यूटेरियम क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब होता है आइसोटोप। समस्थानिक मतलब क्या होता है? आइसोटोप। यानी तीनों का अगर आप देखेंगे तो परमाणु क्रमांक संख्या 1 है। तीनों का परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर आप भार देखिएगा तो इसका भार 1 है, इसका भार 2 है, और इसका भार संख्या क्या है? 3 है। तो नाभिक संलयन जब किया जाता है तो उसमें समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं चलेगा, तो उसमें ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, और ये भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। इसमें इस्तेमाल किसका किया जाता है? ड्यूटेरियम का। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। और समस्थानिक क्या होता है बताइएगा तुरंत? ऐसे ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक संख्या बराबर हो, सेम हो, लेकिन परमाणु भार संख्या क्या हो? अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन का भी 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है, ट्रिटियम का भी 1 है। बोलिएगा सर आप एक बात बताइए, परमाणु क्रमांक संख्या बदलेगा तो क्या होगा? अरे भैया, परमाणु क्रमांक संख्या अगर बदल गया यानी एटॉमिक नंबर अगर बदल गया, तो एटॉमिक नंबर बदलने के बाद क्या होगा? तत्व ही नहीं रहेगा, तत्व ही बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जैसे ही इसका 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। अगर इसका 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? परमाणु क्रमांक संख्या तत्व का पहचान होता है, परमाणु क्रमांक संख्या नहीं बदल सकता। अगर परमाणु क्रमांक संख्या यानी एटॉमिक नंबर बदला तो तत्व ही नहीं रहेगा, तत्व ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन भार संख्या क्या हो सकता है? भार संख्या अलग अलग हो सकता है, परमाणु क्रमांक संख्या सेम होगा, तो उसको बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में आपको छोटा छोटा चीज पता होना चाहिए कि परमाणु जो नाभिक संलयन होता है, नाभिक विखंडन, दोनों में बहुत प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन इन दोनों में भी अगर आपको कंपेयर करने का भी बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है, नाभिक संलयन या नाभिक विखंडन, यानी एटॉमिक फ्यूजन या एटॉमिक फिजन, तो तुरंत वो याद रखना हमेशा कि नाभिक संलयन में, यानी कि जब दो छोटा छोटा नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, ठीक है। इसके अलावा जब नाभिक विखंडन करते हैं तो अल्फा बीटा गामा रे भी उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी हम शायद वीडियो में बताए नहीं बताए होंगे, तो इसको भी आगे आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसको पढ़ लेंगे, वीडियोस पहले पूरा जाकर के देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेस्ट क्वेश्चन का जो टेस्ट है ना, अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भैया पहला बात यहाँ पे यही आता है कि सैटेलाइट होता क्या है, उपग्रह होता क्या है। उपग्रह भैया उसको बोलते हैं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है अलग अलग इन्फिनिटी कक्ष है, अपने हिसाब से आप क्या कीजिए, उसका निर्माण कर लीजिए, ठीक है। पृथ्वी के अगल बगल जो है, मान लीजिए, चलिए इस कलर को देखिएगा सही से दिख रहा है कि नहीं, मान लीजिए ये मेरा प्यारा पृथ्वी है, ठीक है, ये मेरा प्यारा पृथ्वी है। यहाँ पे अगर चारों तरफ मेरे पास क्या है, बहुत सारा जगह है, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे इस तरीके से हम अलग अलग जो है उपग्रह को छोड़ दिए, और ये उपग्रह क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा अलग अलग चीज के लिए। सबसे पहला हो गया कि सबसे पहले निगरानी रखने के लिए, दूसरा हो गया कि जितना भी तरह से दूर संचार होता है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा मौसम पे नजर रखने के लिए, उसके अलावा बहुत सारा साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब मिलिट्री पर्पस, अदर बहुत सारा पर्पस होता है, स्पेस पे नजर रखना, उसके रिसर्च वर्क, बहुत सारा चीज जो है उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये होता है, चलिए वापस आते हैं कि कितना तरह का सैटेलाइट हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग को याद रखना है, वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहला जो सैटेलाइट हम लोग का हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इसका खासियत क्या होता है समझिएगा। हम सबको पता है कि पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री, चाहे नॉर्थ हो चाहे 20.5 डिग्री साउथ हो, पृथ्वी क्या है, इस कोण से क्या है, झुका हुआ, टिल्टेड है एक्सिस में। ये सबको पता है, हम लोगों को किसको नहीं पता है, सबको पता होगा। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, पृथ्वी के जैसे अगर पृथ्वी भी टिल्ट है
तो ये भी इसी तरीके से टिल्ट होकर के लगता है। इस वजह से क्या होता है कि ये इक्वेटर के क्या रहता है, हमेशा इक्वेटर के चारों तरफ बराबर दूरी से घूमता है। एक पेज और लेकर के हम बता रहे हैं किस तरीके से ये दिखेगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये जब घूमेगा तो इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ क्या होगा, घूमेगा। मान लीजिए मेरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर इस तरीके से झुका हुआ है तो ये भी हल्का झुका रहेगा और इसी तरीके से चारों तरफ गोल 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 घूमता रहेगा। इसका खासियत क्या होता है कि पृथ्वी से चारों तरफ घूमता रहता है। और इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको 23 आवर्स 56 मिनट्स, यानी कि पृथ्वी की गति के एग्जैक्ट बराबर गति से घूमता है। इस वजह से खासियत क्या होता है कि अगर हमको कोई बिंदु आसमान में, अगर वो मेरे आसमान में आकर के वो मेरे को देख रहा होगा या हम उसको देख रहे होंगे, ठीक है ना, यहां से मान लो टेलीस्कोप से अगर हम उसको देख रहे हैं और वो मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पे दिख रहा है, तो हमको 24 घंटा वो जब भी हम उसको देखेंगे तो हमेशा दिखेगा। यानी पृथ्वी जैसे जैसे घूमता है, पृथ्वी से हर एक बिंदु से उसका दूरी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो बदलता नहीं रहता है। अगर वो इस बिंदु पे खड़ा है तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमता जाएगा, मान लो यहाँ पे, तो पृथ्वी ऐसे से घूम रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, घूम रहा है साथ में। इस तरीके से पृथ्वी ऐसे से घूम रहा है तो ये क्या हो रहा है, साथ में घूम रहा है। यानी एक बिंदु से उसका दूरी क्या है, लगातार बना हुआ है, सेम टू सेम, नहीं बदलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। अब दूसरा एक और होता है, इसी में थोड़ा सा हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, इसको हटा रहे। एक होता है और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट या सैटेलाइट, कुछ भी बोल दीजिए। इसका खासियत क्या होता है, सेम टू सेम, ये भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 23 आवर एंड 56 मिनट लगाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत नहीं बोलेंगे, इसका एडवांटेज ये होता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन झुका हुआ नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। उस वजह से क्या होगा, शक्तिमान जो बनता था इस तरीके से, शक्तिमान ऐसे होता था ना, तो पृथ्वी मान लो ऐसे घूम रहा है, तो ये कैसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। आया बात समझ में। शक्तिमान जो बनता था, शक्तिमान देखते थे ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, और इस तरीके से बनता था, स्टार बनता था एक तरीके से। तो उसी तरीके से समझ लीजिए, ये वाला अगर मान लीजिए पृथ्वी का घूमने वाला कक्ष है, तो ये सैटेलाइट जो होगा उसका घूमने वाला कक्ष होगा। यानी एक बिंदु से उसका दूरी जो होगा वो एक निश्चित समय पे क्या होगा, हमेशा बराबर मिलेगा। यानी अगर यहाँ से अगर हमको हर दिन 1 बजे वो मेरे सर के ऊपर से पार होता है, तो हर दिन 1 बजे वो मेरे सर के ऊपर से पार होगा। किसमें, जियो सिंक्रोनस में। और इसका घूमने का गति क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, किसके जैसा, जियो स्टेशनरी की तरह। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस का घूमने का गति एकदम सेम होता है। और दोनों कितना ऊंचाई में मिलता है, तो दोनों का ऊंचाई करीब करीब आपका 36,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये सैटेलाइट क्या होता है, प्लेस रहता है। तो जियो स्टेशनरी पूछ ले, जियो सिंक्रोनस पूछ ले, दिमाग में याद रखना है, चाहे जियो स्टेशनरी हो चाहे जियो सिंक्रोनस हो, दोनों का ऊंचाई क्या होता है, 36,000 स्क्वायर फीट के आसपास, किलोमीटर के 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। और दोनों का घूमने का जो गति होता है पृथ्वी की घूमने की गति के एग्जैक्ट बराबर होता है। 24 घंटा पृथ्वी का नहीं होता, 23 आवर 56 मिनट होता है, तो इसका भी 23 आवर 56 मिनट होता है। 24 रफली इसको हम लोग कभी कभी बुक में हो सकता है 24 आवर ऑप्शंस में दिया रहा है, तो 24 आवर भी इसको मान लेना, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो 23 आवर 56 मिनट, और जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी दोनों का यही होता है। लेकिन अब अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए कि आपसे पूछे कि भैया एक बात बताओ, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में भी क्या अंतर है, दोनों तो घूम रहा है, तो बोलना भैया अगर हम सर के ऊपर मेरा वो 1 बजे दिखता है तो 1 बजे भी दिखेगा, वो 2 बजे भी दिखेगा, 3 बजे भी दिखेगा, 4 बजे भी दिखेगा, 5 बजे भी दिखेगा, हमेशा दिखते रहेगा, जब चाहे तब दिखेगा। अगर मेरे को वहां से दिखता है उस पॉइंट से, तो तब वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी, ठीक है ना। और अगर जियो सिंक्रोनस हुआ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, जो जियो सिंक्रोनस हुआ, तो अगर 1 बजे दिखता है तो हर दिन वो 1 बजे ही दिखेगा, 2 बजे फिर वो नहीं दिखेगा, 3 बजे नहीं दिखेगा, लेकिन अगला दिन फिर 1 बजे उसी बिंदु से वो पार होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, तिरछा पोजीशन पे। तो इस वजह से अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सतह कौन कवर कर पाता है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, तो तुरंत बोलना है जियो सिंक्रोनस। बहुत ज्यादा अधिक जगह को ये क्या कर पाता है, ये कवर कर पाता है, जियो सिंक्रोनस। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा एक टाइप का और सैटेलाइट होता है, एक पेज और लेना पड़ेगा, वो होता है पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है कि मान लीजिए पृथ्वी का इक्वेटर था,
तो ये सब सैटेलाइट जो अभी हम लोग पढ़े थे, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, ये इक्वेटर के चारों तरफ ही घूम रहा था, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के चारों तरफ ही घूम रहा था। तो ये सब क्या था, ये सब था मेरा जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। एक दूसरा टाइप का सैटेलाइट होता है, मान लीजिए पृथ्वी का ये मेरा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, ये मेरा पोल्स है। तो ये जो सैटेलाइट होता है ये पोल्स की चारों तरफ घूमता है, ये पोल्स की चारों तरफ घूमता है, तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। और इसका खासियत क्या होता है, ये 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट लगाता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए 90 से 120 मिनट लगता है, यानी बहुत तेजी से घूमता है। इसीलिए अगर आपसे बोला जाएगा कि पोलर सैटेलाइट का स्पीड ज्यादा होता है या स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस का, तो बोलना है पोलर सैटेलाइट का गति क्या होता है, घूमने का ज्यादा तेज होता है। ये एक दिन में पूरा पृथ्वी का अगर देखा जाए तो एक दिन में मोटा मोटी 18 से 20 चक्कर लगा देता है, ठीक है ना, 18 से 20 चक्कर बार बार घूमता है, इसलिए जो है इसको पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं। और ये कम ऊंचाई में रहता है, ये आपका कम ऊंचाई में रहता है। तो 6000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से लेकर के 18000 किलोमीटर तक रहेगा, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलर सैटेलाइट। उसके फिर मीडियम ऑर्बिटल सैटेलाइट्स भी होता है, उतना में हम लोग को नहीं जाना है, बस इतना 3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, पोलर क्या होता है, और इसके बारे में फैक्ट। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड कहने का मतलब कि उपग्रह का काल करने का मतलब कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटा। अगर जियो स्टेशनरी की जगह में जियो सिंक्रोनस रहता तो भी आंसर क्या होता है, 24 घंटा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके जगह में पोलर सैटेलाइट रहता, तब हमको क्या करना पड़ता, तब हमको 120 मिनट से लेकर के, या फिर ऑप्शन में रहता 1 से 1.5 घंटा, तो उसको हम क्या कर देते, टिक कर देते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कल चल करके पूछ ले, अगला क्वेश्चन पूछ ले कि कितने ऊंचाई पे रहता है ये, तो ये रहता है 36,000 किलोमीटर में, चाहे जियो स्टेशनरी होता है चाहे जियो सिंक्रोनस होता है। बस जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस में एक ही अंतर है, जो जियो स्टेशनरी है वो 1 बजे दिख रहा है तो हर दिन 1 बजे दिखेगा, और जियो सिंक्रोनस क्या है, हर दिन 1 बजे दिखेगा, हर समय 1 बजे दिखेगा। और जियो सिंक्रोनस में क्या होगा, अगर वो 1 बजे दिख रहा है तो हर दिन 1 बजे दिखेगा, लेकिन हर समय 1 बजे ही वो नहीं दिखेगा, वो 2 बजे भी नहीं दिखेगा, एक ही बजे मिलेगा वो हर दिन 1 बजे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे 24 घंटा जैसे घूम करके वापस आएगा फिर वहीं पर मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्रायोजेनिक इंजन किसको कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन याद रखना है, क्रायोजेनिक इंजन उसको कहते हैं जो इंजन ऐसे ईंधनों को जलाता है जो कि बहुत ज्यादा ठंडी अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें हम लोग अमूमन लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को जलाते हैं। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में रहता है और हाइड्रोजन भी, और इसीलिए इसका जो टेम्परेचर रहता है -80 डिग्री सेल्सियस, -88 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, इतना टेम्परेचर में ये ईंधन रखा रहता है और फिर इसको जलाया जाता है। और क्रायोजेनिक का इंजन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग क्या करना करता है, स्पेस शटल को जो है अंतरिक्ष में जो है स्पेस को मिशंस को अगर भेजना रहता है, रॉकेट को भेजना रहता है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम ईंधन में जलाते हैं तो सबसे बेहतरीन ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ समस्या ये है कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए जो हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है या हाइड्रोजन को ही जलाना है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है, और अगर हमको अंतरिक्ष में लेके जाना है तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो उस गैस को कंप्रेस कर करके लिक्विड में बदल दिया जाता है और टेम्परेचर को बहुत घटाना पड़ता है। और ऑक्सीजन भी चाहिए होता है तो ऑक्सीजन भी गैस के रूप में होता है, तो उसको भी कंप्रेस कर करके और टेम्परेचर घटा करके क्या किया जाता है, लिक्विड में बदल दिया जाता है, ताकि वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इकट्ठा करके और उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सके, इसीलिए इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर किया जाता है। और ऐसा इंजन जो बहुत इस तरीके का ईंधन को चला सकता है, जला करके रॉकेट को पहुंचा सकता है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और इंडिया को जो क्रायोजेनिक इंजन मिला था किसकी मदद से मिला था, रसिया, याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया अब 88, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है केमिकल फॉर हेवी वाटर। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि एक हाइड्रोजन होता है, एक ट्रीटियम होता है, एक ड्यूटियम होता है और एक होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम का इस्तेमाल हम लोग हेवी वाटर के रूप में नहीं करते, हम लोग केवल और केवल ड्यूटियम, और ये हो गया लाइट वाटर। तो सही आंसर क्या हो गया, D2O, क्या हो गया, D2O। ये सारा का सारा क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी आइसोटोप। परमाणु क्रमांक संख्या सबका 1 है, लेकिन परमाणु भार संख्या सबका अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 0 है, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 1 है, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 2 है। और हमको पता है कि परमाणु जो भार संख्या होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इसी वजह से एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3, ठीक है। ये सारा टॉपिक जो हम लोग करेंगे।
ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है, किस गुणवत्ता का मापक है इसके बारे में पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या नापते हैं ऑक्टेन नंबर, थोड़ा दिन पहले ही हम लोग क्लास में किए थे, बताए थे। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो किसका मापन है, वो पेट्रोल का मापन है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का गुणवत्ता को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा, ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा, इंजन ऑयल, यानी कि इंजन ऑयल बोल रहे सॉरी, वो पेट्रोल उतना ही गुड क्वालिटी का होगा, उतना ही गुड क्वालिटी का होगा, इस चीज को बहुत अच्छा गुणवत्ता का होगा। तो ऑक्टेन नंबर बहुत अधिक होना चाहिए, ऑक्टेन नंबर अधिक होगा उतना ही अच्छा मेरा तेल होगा। तो एक बात बताइए, गाड़ी हमको लेके, गाड़ी में इंजन में तेल डलवाना है तो हम कैसा पेट्रोल डलाना चाहेंगे, हाई ऑक्टेन नंबर वाला या लो ऑक्टेन नंबर वाला, हमेशा हाई ऑक्टेन नंबर वाला। तो ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसके अलावा बोलिएगा सर एक बात बताइए, डीजल के लिए भी कुछ होता है। बिल्कुल दोस्त, डीजल के लिए भी होता है, उसके लिए होता है C10 नंबर, उसके लिए होता है C10 नंबर। डीजल के लिए क्या होता है, C10 नंबर। और डीजल में C10 नंबर उल्टा है, डीजल में C10 नंबर जितना कम होगा डीजल उतना ही अच्छा क्वालिटी का माना जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहां तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, 90 हो गया, अब 90 में आएंगे। बोल रहा है कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कॉज्ड बाय नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है अल्टीमेटली जब बर्न होता है। तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चलो नाइट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन से। ये सब प्रोड्यूस होता है, चाहे इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, ये सब प्रोड्यूस होता ही है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये प्रोड्यूस होने लगता है, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और ये डेंजरस है। और एक तो लॉस ऑफ फ्यूल भी हो रहा है, क्योंकि ईंधन का हानि भी हो रहा है अगर ईंधन को पूरी तरीके से हम जला नहीं रहे तो, ठीक है ना। ईंधन को अगर पूरी तरीके से जलाएंगे नहीं तो उसका ईंधन का भी हानि हो रहा है, ये भी तो एक नुकसानदेह चीज है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन का आपको जो आंसर प्रोवाइड किया होगा टेस्ट में, ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। हम इसको जब देखे तो थोड़ा हम भी सरप्राइज हो गए। इसमें बोल रहा है कि पेयर इज नॉट मैच, जो पेयर जो है सही तरीके से मैच नहीं है वो पहचानना है। तो देखिए जो माचिस होता है, माचिस में दो चीज होता है, एक तो होता है अपना डब्बा, इसको नोट कर लेना, डब्बा मतलब दिमाग वाला खाली डब्बा नहीं, डब्बा मैच बॉक्स। और एक होता है तिल्ली, तो मैच बॉक्स में जो तिल्ली मारते हैं और माचिस जलाते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये मेरा मैच बॉक्स है, ठीक है ना, मैच बॉक्स है, और ये इसी तरीके से रहता है, माचिस का तिल्ली आगे की ओर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रगड़ करके जलाते हैं। तो इस पे क्या रहता है, इस पे अगर कभी पूछ ले कि जो माचिस का तिल्ली रहता है इस पे क्या रहता है, तो इस पे रहता है पोटेशियम क्लोरेट। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, मैच स्टिक में पोटेशियम क्लोरेट रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि इस पे क्या रहता है भैया, आप एक बात बताइए, मैच बॉक्स का जो डब्बा रहता है इसमें क्या रहता है, तो इसमें बोलना है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस। और इसके अलावा और भी रहता है जैसे एंटीमनी फॉस्फाइड्स वगैरह, उस सब में दिमाग नहीं लगाना, बस इतना पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर बार बार पूछ देता है, रिपीट कर देता है। पोटेशियम क्लोरेट कहाँ मिलेगा, मैच स्टिक में मिलेगा, माचिस का जो तिल्ली होगा उसमें मिलेगा, जो डब्बा जिसमें रगड़ते हैं उसमें क्या मिलेगा, रेड फास्फोरस। तो ये स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल सही है, हमको गलत चुनना है, तो इसमें ये सही है। चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर बी देखिए, मैंगनीज, मैंगनीजियम नहीं है, मैंगनीज है, डाइऑक्साइड यानी MnO2, MnO2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल में, क्या कथन सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग एक्यूमुलेटर सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, यही चुनना था। अगला बोल रहा है यूरेनियम एटॉमिक बम में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो ये भी क्या सही है, तो गलत चुनना था, तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका, रॉन्ग आंसर। चलिए 92 पे चलते हैं। अगला बोल रहा है स्पंजी टिश्यू, हाँ ये स्पंजी टिश्यू जो है बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ का आम जो है, इंडिया का जो आम जो है बाहर एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जा सकता है, बाहर जो है निर्यात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रेशा होता है यहाँ का आम में कुछ ज्यादा ही निकलता है, और इसी की वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट का। और ये किस में सबसे ज्यादा देखा जाता है, अल्फांजो टाइप का आम का क्वालिटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसी वजह से एक्सपोर्ट यहाँ का अल्फांजो को बाहर नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि कौन सा इंसेक्ट जो है, इसमें से कौन सा एक इंसेक्ट नहीं है। तो इसमें से अगर आप सबको देखिएगा, इसका भी 6 पैर होता है, डोमेस्टिक फ्लाई का भी 6 पैर होता है, मॉस्किटो का भी 6 पैर होता है। अब बोलिएगा सर 6 नहीं होता 8 होता है, अरे भैया हम बोल रहे तो मान लीजिए गिनने का जरूरत नहीं है। स्पाइडर का देखिएगा तो 8 पैर होता है,
और ये सारा का सारा जो 6 पैर वाला है, 1 2 3, ये सारा का सारा क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया। लेकिन जो 8 पैर वाला है उसको इंसेक्ट नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं आर्काइड्स, आर्कनाइड्स, 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 ये हटा दिया, आर्कनाइड्स, आर्कनाइड्स, स्पेलिंग सही है, ARCHNIDS, स्पेलिंग सही है। चलिए, और ये एक अलग कैटेगरी है, इसलिए स्पाइडर क्या होता है, इंसेक्ट नहीं होता, ये पहचानना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। जब इनो, इसमें इनो छूट गया था, इनो, इनो को जब पानी में डालते हैं तो बहुत सारा गैस जो इवॉल्व होता है, वो गैस क्या रहता है, तो कॉमन सेंस का बात है, उसमें कौन सा गैस रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सीवीड। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग एंटा एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटा एसिड्स क्या होता है, जो एसिडिटी को कम करने का काम करता है, तो एंटा एसिड नोट कर लीजिए, एंटा एसिड्स, एंटा एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये एसिड होता है, एसिड नहीं होता, ये बेस होता है, लेकिन ऐसा बेस जिसको खाया जा सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा एंटा एसिड MgOH2 होता है, इसको हम लोग खाते हैं, मतलब पानी में मिला करके इसको पिया जाता है, डॉक्टर देता है जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। एसिडिटी ज्यादा होने लगता है तो उसको कम करने के लिए ये खिलाया जाता है, क्योंकि पेट में क्या बन रहा होता है, HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, और MgOH2 क्या है, एक बेस है। तो क्षार और अम्ल का जब रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, नमक प्लस पानी, तो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो जो अम्ल पीत बन रहा होता है, कभी देखिएगा किसी किसी को उल्टी होता है, ठीक है ना, तो हरा हरा उल्टी करता है वो, बहुत ज्यादा एसिडिटी जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको ये पिलाइए घोल करके, तो वो एंटा एसिड्स रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, इनो भी एक एंटासिड के रूप में भी काम करता है, उसमें भी क्या रहता है, बेस रहता है मिलाया हुआ। तो कभी एसिडिटी हो जाता है तो बोलते हैं ना इनो खाइए, एसिडिटी को कम करने का काम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, बोल रहा है सीवीड इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीवीड से हमको सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आयोडीन होना चाहिए था ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ होगा, हाँ आयोडीन, ऑप्शन नंबर 95 का डी हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन किस पीरियोडिक टेबल में मिलता है, अगर साइज हमको बोल दिया जाए तो चाहे मेरा फ्लोरीन सबसे सबसे छोटा साइज में फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, और ये सारा का सारा कहाँ मिलता है, पीरियोडिक टेबल 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको हेलोजन बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल नहीं मतलब पढ़ाने का तो समय नहीं है अभी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, पढ़ाने के लिए अगर समय मिलता है तो हम पीरियोडिक टेबल से हर एक टॉपिक से जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। चलिए अगला बोल रहा है कि नेत्रदान, महादान, आंखों का दान, महादान बोला जाता है, इसमें हम लोग क्या ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या हम असल में दान करते हैं, किस हिस्से को, तो कॉर्निया को हम लोग बेसिकली दान करते हैं। कॉर्निया वो पार्ट होता है जो मतलब कि दान किया जाता है बेसिकली, ठीक है ना, अगर हम लोग दान मतलब ये कर रहे हैं तो। इसमें रेटिना नहीं है, इसमें लेंस नहीं है, इसमें होल आंख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट को जो है दान किया जाता है, जिसमें हम लोग का लेंस भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाको, नाको जो संस्था है वो किस चीज से रिलेटेड है और किस चीज को डील करता है, तो एड्स को डील करने का काम करता है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट और जानने का जरूरत एज सच है नहीं, क्योंकि ये साइंस का नहीं, फिर जीएस का हिस्सा हो जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चलिए कौन सा पार्ट कहाँ पे मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन को जो है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रूट जो फल जो होता है वो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीज जो है, बीज जो हो गया वो ओव्यूल होता है, बीज खंड। उसके बाद आपका वुड जो हो गया वो हो गया आपका स्टेम, और जो स्टार्च हो गया वो कहाँ पे मिलेगा, पत्ती में। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका सही और सटीक आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, यानी एक ही सही है बाकी सब गलत है। कैटरैक्ट तो आंख का डिजीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जॉन्डिस जो होता है उसकी वजह से लीवर इफेक्टेड होता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइफाइड में फेफड़ा इफेक्टेड होता है, नहीं निमोनिया में होता है, और निमोनिया से आंख इफेक्टेड होता है, नहीं निमोनिया से लंग्स इफेक्टेड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सही आंसर क्या हो गया, जॉन्डिस, लीवर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100,
बोल रहा है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, इसमें से कौन सा वेक्टर के रूप में काम नहीं करता है। देखो येलो फीवर जो है, येलो फीवर जो है ये टाइगर मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर के रूप में बिल्कुल होता है। इसके अलावा डेंगू को भी फैलाने का ये काम करता है, सब वायरस से होता है। इसके अलावा ये चिकनगुनिया को भी फैलाने का काम करता है। और लेकिन ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इसके लिए ये वेक्टर के रूप में काम नहीं करता है। तो इसमें बोला था किसमें ये काम नहीं करता है वेक्टर के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। और जो इंसेफ्लाइटिस होता है इसको मेनिनजाइटिस के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम में। तो कोई लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मेनिनजाइटिस, इसमें क्या होता है ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, लहर और जलन होने लगता है, और एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टाइप का डिजीज है, ठीक है ना। और ब्रेन से रिलेटेड इस बात को याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। थम्स अप दीजिए, और वीडियो जब आप देखते हैं तो प्लीज पूरा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरा देखिए, बहुत फायदा होने वाला है लिटरली, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और करंट अफेयर का क्लास जो है जल्दी स्टार्ट होगा, एक से दो दिन के अंदर। तो आपको बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा है, अगर आपको करंट अफेयर परचेज करना है तो वहाँ पे दूरीना ऐप पे जा करके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।